विभूतिपुर विधायक पर हमले से समर्थक आक्रोशित, समर्थकों ने निकाला विरोध मार्च, एसपी कार्यालय का किया घेराव। याद से किसानों की समस्या बढ़ी, तूफान से लीची की फसल को भारी नुकसान, लगातार बारिश के चलते नहीं हो सकी लीची की तुड़ाई। बेगूसराय में पिता ने पत्नी समेत बच्चों को जलाया, 2 की मौत, 3 की स्थिति गंभीर, छानबीन में जुटी पुलिस। दुमका के संथाली टोला के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर, 2 महीनों से खराब पड़ा है ट्रांसफार्मर, ग्रामीण प्रशासन से लगा रहे गुहार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। विभूतिपुर विधायक अजय कुमार के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर उनके समर्थकों ने समस्तीपुर कार्यालय से विरोध मार्च जुलूस निकालते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि बीती रात विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर समस्तीपुर शहर में बने कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में उनके बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अपराधियों ने उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने समर्थन में विरोध मार्च निकाला है। आपको बता दें कि विभूतिपुर विधायक पर हमले से समर्थक जो है वो आक्रोशित है। मामला है कि जो 10:30 बजे के आसपास गुंडे के द्वारा हमला किया गया और विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार पर भी हमला हुआ, उनकी गाड़ी को तहस-नहस कर दिया गया। उसके खिलाफ हम लोग जो और मांग करते हैं कि हमलावर को जेल के अंदर जल्द से हम लोग इस सड़क पर उतरे हैं। हमारे जो सीपीआईएम के विधायक विभूतिपुर के विधायक है कॉमरेड अजय कुमार, उन पर रात में समस्तीपुर पार्टी कार्यालय पर आकर अपराधियों ने बहुत संख्या में आकर उन पर हमला बोला और जो उनका बॉडीगार्ड है वह घायल हुआ। इसलिए हम लोग आज एसपी के यहाँ जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और हम लोग मांग करते हैं अपराधी है उसको जेल के अंदर बंद किया जाए, उसे सजा मिले और जो हमारे विधायक है उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कैसर, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग विरोध मार्च निकाला है विधायक के ऊपर हमले के बाद, लोगों में आक्रोश है और वो एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दूं कि बीती रात जो है कि विभूतिपुर विधायक जो अजय कुमार हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की जो कोशिश की गई है, उसी के विरोध में सीपीएम के समर्थक और सीपीआईएम के जो कार्यकर्ता है, वो नेता है, वो समस्तीपुर की सड़कों पे जो है निकल पड़े हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ और समस्तीपुर एसपी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि बिहार के अंदर जिस तरह से और समस्तीपुर के अंदर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमला हो चुके हैं, मगर अभी तक जो है समस्तीपुर की जो पुलिस है ना तो वो हमलावर को अभी तक गिरफ्तार कर पाई है और ना ही ये अभी तक उस मामले में कुछ कर पाई है। इसी को लेकर एक बार फिर से जो है बीती रात जो है विधायक के ऊपर फिर से हमला हुआ है और इस हमला के आक्रोश पे जो है समस्तीपुर के जो विधायक के जो समर्थक है वो समस्तीपुर की सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जी नियाज। जी कैसर, प्रशासन क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी अभी तक प्रशासन जो इस मामले में जो है कि पूरी तरह से जो फुटेज आया है उसके आधार पे जो है जांच कर रही, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लगातार जो है कि इस मामले को बारीकी से जांच कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी है, कौन लोग थे। इसमें एक जो लोग थे, जो बगल के लोग थे जिनके यहाँ कल बीती रात भोज था और उस भोज के दौरान जो है जो कुछ लोग आए थे और जो लोगों ने हमला किया है, उस घरवाले को जो है कि पुलिस ने हिरासत में लेकर और पूछताछ कर रही है। जी नियाज। जी कैसर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं मधुबनी जिले के घोघरडीहा ब्लॉक का चचरी पुल ध्वस्त होने से 12 गांवों के 20,000 लोग प्रभावित हो गए। घोघरडीहा के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीचों बीच बसे गांव तक पहुंचने के लिए चचरी पुल एकमात्र सहारा था, जो यास तूफान के कारण ध्वस्त हो गया। इस्लामपुर से काली पहले हुलासपट्टी में एक कार्यक्रम था गरबा में, वहाँ पर घोषणा किया गया था जो यह कालीपुर में चचरी पुल है, यहाँ पर पुल निर्मित होगा। दर्जनों गांव चचरी पुल के सहारे अभी भी बाढ़ में कम से कम 3-4 महीना तो आवागमन पूरी तरह पूर्ण रूप में ठप हो जाता है। यह चचरी पुल ही सहारा है। लोगों को आस जगी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए तो हुआ जो जल्द ही निर्माण हो जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अमरदेव, जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से चचरी पुल जो है वो यास तूफान की वजह से ध्वस्त हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? मधुबनी जिले के घोघरडीहा प्रखंड अंतर्गत ये भूथी बलान नदी पर चचरी पुल आम लोगों के द्वारा बनाया गया था जी, जो पिछले 3 वर्ष पहले घोघरडीहा प्रखंड के हुलासपट्टी गांव के अंदर में सीएम के कार्यक्रम के दौरान सीएम ने इस मामले को देखकर लोगों की मांग पर सीएम ने कहा जो ये कार्य बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद ये इस बार यास की जो यास तूफान के दौरान में नदी पर जो बनाई गई चचरी पुल वह धंस गई, जिसमें 20 गांव के तकरीबन 20,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं, जो प्रखंड कार्यालय आने के लिए उन्हें 2 किलोमीटर का समय तय करना पड़ता। आज ये चचरी पुल टूट जाने के बाद 8 से 10 किलोमीटर दूरी तय करके घोघरडीहा प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है। लोग तबाह है, लोगों में आक्रोश है। जो भाई 3 साल पहले सीएम ने घोघरडीहा के अंदर में इस बात की घोषणा की, लेकिन शासन प्रशासन स्तब्ध है, चुप है, इस ओर कोई इनका दिशा निर्देश अभी तक नहीं आया है। जी, तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तो की होगी, क्या शिकायत के बावजूद किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला उन्हें? जी, लगातार ग्रामीणों के द्वारा जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उन्हें भी स्थानीय लोगों ने कई बार इस बात को रेखांकित किया जो यहाँ पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिए। पुल निर्माण होने से कई गांव को फायदा होगा, 12 गांव से निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा जी। जो भूथी बलान दोनों तटबंध के बीच में जो गांव में लोग बसे हैं उन्हें तो निश्चित रूप से फायदा होगा, उसके अलावे और कई गांव का होगा, लेकिन अभी तक इस पर न एमपी कुछ संज्ञान लिए हैं, न सरकार अभी तक कोई संज्ञान ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लीची के लिए पूरे देश में मशहूर मुजफ्फरपुर में किसानों की समस्या बढ़ गई है। इस समस्या का कारण है यास तूफान। जी हां, यास तूफान के चलते इलाके में लीची की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं लगातार हुई बारिश के कारण लीची की तुड़ाई भी नहीं हो पाई है। मौजूद समय में किसान किसी तरह पेड़ पर बचे लीची की किसी तरह तुड़ाई कराकर बाजार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश और तूफान आने के वजह से लीची के काफी नुकसान हुआ, हर व्यापारियों को नुकसान हुआ। अब जैसे डाह टूट गया है, लीची झड़ गया है। कितना में ये थी था अपना है कि अब लीची जो खरीदा हुआ सब लीची है व्यापारी का, किसान से खरीदा हुआ लीची है। कितना में खरीदे थे इसको? एक गाछी तो खरीदा हुआ था 10,000 में। उतना मुनाफा हुआ या ना? लीची झड़ गया है, लीची आज तूफान के कारण लीची झड़ा है। वही यास तूफान के कहर से बिहार के किसानों की आस टूट गई है। किसानों को आए तूफान के चलते काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारी मात्रा में तैयार फसलों की बर्बादी हुई है। इस मुद्दे को लेकर बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार से किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मीडिया के समक्ष फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात कही है। का कोरोना से जहां कमर टूटा हुआ था, वहीं
यह चक्रवात के तेज हवा और मूसलाधार बारिश से किसानों का हाथ पैर भी तोड़ दिया है। किसानों को अपार क्षति उठाना पड़ा है। बाढ़, मोकामा सहित पूरे बिहार के किसानों को क्षति उठाना पड़ा है। सब्जी, मकई, केला सहित लीची और आम के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा है। बिहार सरकार को इसका जल्द से जल्द आकलन कराकर मुआवजे का प्रबंध करना चाहिए और किसानों को सहायता करना चाहिए। वहीं गोंडा जनपद में खराब सड़क लोगों की परेशानियों का सबब बन रहा है। भारी बारिश के चलते गोंडा नगर पालिका अंतर्गत मेवातियान मोहल्ले में जल जमाव ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लंबे समय से मरम्मत की बाट जोह रहा सड़क जल जमाव के चलते इस्तेमाल करने लायक नहीं है। स्थानीय सभासद के प्रतिनिधि दानिश खान के अनुसार सड़क मरम्मत का प्रस्ताव नगर पालिका को भेज दिया गया है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। पहले वाला सही रहा कि लास्ट वाला? एक लगाई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोंडा मेवातियान के सभासद दानिश, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण है कि ये रोड पिछले साल भी इन्होंने दिया और इस वर्ष भी दिया इन्होंने, और अभी तक इस रोड का कार्य जो है शुरू नहीं किया गया। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कमियां हैं, किसकी कमियां हैं, आखिर कौन जिम्मेदार है इस रोड का। जी, आपका नाम क्या? दानिश खान, मेवातियान। क्या समस्या है कि अभी तक ये रोड नहीं बना? ये है कि मार्ग आपको दिख ही रहा होगा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जी जी। लोगों को, आम जनमानस को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी लोग चोटिल भी हुए जी, और गुलाब सतकिया भी पड़ती है। इधर से मुस्लिम समुदाय के लोग मिट्टी वगैरह भी लेकर जाते हैं जी। पिछले साल भी इसका प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने बताया कि बजट के अभाव में काम नहीं हो पाया। और आज कल से 2-4 दिनों से फिर से जब से वर्षा हो रही है फिर से मुद्दा जोर पकड़े है। क्या आपको उम्मीद है इस बार ये कार्य प्रारंभ हो जाए? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर पालिका के पास बजट भी उपलब्ध है इस बार, और अध्यक्ष ने आश्वासित किया है कि 1 माह के अंदर जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश, जो यहाँ के सभासद हैं, और इन्होंने डायरेक्टली कहा कि अध्यक्ष महोदय को मैंने अवगत करा दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष यह काम प्रारंभ हो जाएगा। कैमरा पर्सन आहत के साथ मैं मोहम्मद कलीम, VIP न्यूज गोंडा। वहीं बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने पत्नी समेत बच्चों को जिंदा जला दिया। इस घटना से 2 की मौत हो गई, जबकि 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना गढ़पुरा थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मम्मी और पापा से बहुत लड़ाई हुई और मेरे पापा धमकी भी दी, मैं तुम लोग को मार डालूं। हम लोग सोचे हंसी से बड़ी पर ये तो हकीकत में करके दिखा दो। और इसे गलवा क्या आग लगा चले गए, चिकनी लगा, और हम लोग अंदर में पैक थे। इतना चिकरे पापा केवाड़ी खड़ी, एक भी नहीं सुना, और फिर केवाड़ी लगा के चले गए, और पता नहीं कौन कौन था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जितेंद्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों को जला दिया है, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला गढ़हरा थाना क्षेत्र के है, जहां बेहसी पिता ने एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। इसमें सास और एक बेटी की जलने से मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि पिछले 4 साल से पारिवारिक विवाद के कारण दोनों आपस में झगड़ा चल रहा था, जिससे नाराज होकर पत्नी ने अपने पूरे परिवार के साथ मायके में रह रही थी। कई बार फोन पे आरोपी पति के द्वारा धमकी दी जा रही थी कि जान से मार दिया जाएगा या तो तुम संभल जाओ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो है जीत पे अड़ी हुई थी कि हम अपने मायके में रह रहे हैं, अपने मायके में गुजर किसी तरह काम करके अपने
परिवार को भरण पोषण कर रहे, लेकिन इससे हमेशा लगातार पति के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, लगातार उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन बीती रात भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया, जो कि 3 बजे सुबह में सभी लोग घर में जब सोए हुए थे तो उन्होंने करासन तेल छिड़क के पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। जब तक कुछ लोग वहां पे आग की धुआं जब देखा ज्यादा लपट रहा तो लोगों ने उठाने का प्रयास किया। तब आग जब इतना भयावह रूप था कि पूरे 5 को अपने चपेट में ले लिया। किसी तरह लोगों ने दरवाजा तोड़कर सभी लोग को बाहर निकाला। जब तक मैं इलाज के लिए ले जाता उसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल 3 की अभी जो स्थिति है चिंताजनक बनी हुई है, अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही, जो कि सदर अस्पताल में इलाजरत है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस का कहना है कि जो भी इसमें दोषी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस से पकड़ से बाहर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं भागलपुर में यूरिया की कालाबाजारी और इसकी किल्लत ने किसानों को निजात दिलाने के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। इस टीम का गठन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन के आदेश पर की गई है। इस टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी और रासायनिक विभाग के सहायक निदेशक समेत दूसरे शामिल हैं। 18 कितना है? 252 पदाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर रसायन, डिप्टी डायरेक्टर उद्यान, ये 4 पदाधिकारी का एक टीम बना है। इसमें उर्वरक के जो थोक विक्रेता हैं उनके भंडार का और गोदाम का जाँच चल रहा है। 18 कितना है? वहीं दुमका के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत कन्हैयापुर संथाली टोला में लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। बीते लगभग 2 महीने से गांव में खराब पड़े ट्रांसफार्मर की अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की ओर से अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं इस कुव्यवस्था को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष नीलेश यादव ने मौजूदा समय पर जनता की समस्या को दरकिनार कर लूटने में लीन रहने का आरोप लगाया है। से खराब है तो मिस्त्री आता है तो ठीक करता है, एक मिनट की 2 मिनट रहता है फिर चला जाता है, फिर खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। और कितना करेंगे मिस्त्री की, कितना लाएंगे और कितना भी पैसा हम खर्चा करेंगे। यही हम लोग का कहना है कि जो ठीक करने वाला ठीक करेगा बढ़िया से तो ना ठीक होगा, ऐसे कैसे ठीक हो सकता है, ये हमारा बोलना है। तो आता है तो वोट देने के समय तो बहुत आता है, लेकिन वोट तो देते हैं, देते हैं, लेकिन अभी तो कोई देखने नहीं आता है। वहीं आजकल जीतन राम मांझी ट्विटर को लेकर के काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन उन्होंने सरकार को उप स्वास्थ्य केंद्र के व्यवस्था सुधारने का सुझाव ट्विटर के माध्यम से दिया था। कोरोना काल में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के नहीं रहने से कई लोगों की जान जाने के मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया था। सही मायने में मांझी जी का जो वक्तव्य है, सरकार को आईना उन्होंने दिखाया है और आईना दिखाते हुए सरकार के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है और सरकार को अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इस विषय को लगातार उठा रही है पूरे बिहार में कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ग्रामीण इलाकों में, वो बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चौपट है। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कागजों पर चल रहे हैं।
वहीं पूर्वी चंपारण के एसएसबी 71वीं वाहिनी ने शिकायत और सुझाव के लिए संपर्क नंबर जारी किया है। इससे संबंधित पोस्टर, बैनर और बोर्ड को जगह जगह लगाया गया है, जिससे एसएसबी कर्मियों के कार्यशैली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने या गड़बड़ी करने वालों की शिकायत या सुझाव बताए गए नंबरों पर संपर्क करके दर्ज करा सके। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी पर कोरोना के कारण हो रही मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया है। इस आरोप के साथ यूथ कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सीएम का पुतला दहन भी किया गया। इसी बीच यूथ कांग्रेस इस प्रदर्शन का एक पहलू और निकलकर सामने आया, जिसमें बाबा रामदेव ने वैक्सीन के बाद डॉक्टरों की मौत पर दिए गए बयान का भी यूथ कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया और साथ ही बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। यूथ कांग्रेस जवाब मांग रही है कि मौतों का हिसाब दो। आज मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं शिवराज सरकार द्वारा कि आज पेपर में आज फिर पढ़ा गया जहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर संख्या है, वहाँ पे शिवराज सरकार छुपा के उसे 90,000 ऐसे बता रही है। तो हम ये चाहते हैं कि खुल के आंकड़े बताए जाए। और जब हमारे पूर्व सीएम कमलनाथ जी उन आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान डर के मारे उनको FIR दर्ज कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर जिला में एक महिला दरोगा को किसी मामले में एसपी के स्टेनो से जानकारी हासिल करना महंगा पड़ गया। दरोगा ने जब स्टेनो को जानकारी के लिए फोन किया तो स्टेनो ने उसे जानकारी साझा करने के बजाय गंदी गालियों से नवाजा। इस बातचीत का कॉल रिकॉर्ड पीड़ित दरोगा की ओर से साझा किया गया है। इस मामले में पीड़ित महिला दरोगा ने स्टेनो पर ब्लैकमेल और छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है और साथ ही महिला ने एसपी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय पत्रकार द्वारा इस मामले में पुष्टि के लिए जब स्टेनो को कॉल किया तो उसने गाली देने की बात को स्वीकारा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। ये है कि इंस्पेक्टर सर और सीओ सर ने मुझे थाने से बाहर निकाल दिया, पत्रकारों के सामने आने से मना करते रहे। मैं सुबह से कमरे से निकलने भी नहीं देने, मगर कैसे भी हम वहाँ से बाहर निकले तो जब थाने पे आए तो थाने के सामने उन्होंने बयान देने से मना किया, इसीलिए हमको जो है थाने से बाहर निकाल दिया गया। वहीं यास तूफान के कारण बीते दिन प्रभावित हुए जयप्रभा सेतु का कार्य एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तूफान से हुए नुकसान के चलते लगभग 30 घंटों तक भारी वाहनों का आवागमन ठप किया गया था। आपको बता दें कि तूफान के कारण जयप्रभा सेतु के दक्षिणी मुहाने पर बना अप्रोच मार्ग बुरी तरह कटकर क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं मुजफ्फरपुर में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए 2 दिनों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य रोक दिया गया है। वहीं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए प्रक्रिया जारी रहेगी। वैक्सीनेशन को रोके जाने को लेकर जिले के सीएस ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसके पीछे कोरोना के वैक्सीन की कमी होने की बात कही है। उन्होंने वैक्सीन की उपलब्धता होने के बाद ये प्रक्रिया त्वरित शुरू किए जाने की बात कही है। और वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन में जो 18 से 44 साल के लोग जो बेनिफिशरी लोग हैं, केवल कल 3 साइट पर चलाया गया था और 2 दिनों के लिए शायद रोक दिया जाएगा, क्योंकि दवा की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है। तो हम लोग उसी इंतज़ार में हैं कि दवा की अवेलेबिलिटी हो तो हम लोग मैक्सिमम लोगों को जो है 18 से 44 के बीच में और 45 से ऊपर वाले को हो देंगे। 45 से ऊपर वाले का मोबाइल टीम से भी वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें पूरी टीम हमारी बैठी हुई है। वेरीफायर है, एएनएम है, डॉक्टर है। ऑन एन एवरेज डेली कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है? देखिए अभी ऑन एवरेज जो है हमको लगता है कल 4000
के आसपास में पड़ा होगा 8,000 के आसपास। वहीं औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना के थर्ड वेव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सभी वार्डों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है और साथ ही बच्चों पर इसके असर के मद्देनजर बच्चा वार्ड को भी दुरुस्त किया जा रहा है। डीएम सौरव जोरवाल ने बताया कि सदर अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगे जीवन रक्षक सभी संयंत्रों को चलाकर उनकी एक बार फिर से जांच कर ली गई है और कोरोना के थर्ड वेव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।